हेलो वंश वंश वंशनवी वैष्णवी, सॉरी वैष्णवी, यामिनी, मीनू, रोहित, सानिया। तो भाई आज की क्लास में हम जो बात करने जा रहे हैं वो क्वेश्चंस रिलेटेड हैं। पहले क्वेश्चन देखो, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये। बिहार पीसेस में आया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो किस स्टेट से पास होता है? जरा करना आंसर भाई प्लीज। कौन से स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है? बोलो। क्या वो इसमें कोई दिक्कत है? इसका आंसर में कोई इशू हो रहा है? किससे पास आउट होता है भाई? इनमें से तो किसी से भी नहीं होता। इसमें से किसी में नहीं होता है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन गलत आया हुआ था तो मैंने ऐसे कॉपी कर दिया था। अभी पढ़ रहा हूँ तब पता चला इसमें से किसी में नहीं होता। ध्यान दो प्लीज। तो कितने राज्यों से पास होता है? 8 राज्यों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। अगर कंट्रीज पूछे तो याद रखना, 17 कंट्रीज से पास ऑन होता है कि आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कौन कौन सी कंट्री, कौन कौन से स्टेट है इंडिया में? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और आपका मिजोरम। ध्यान रखने वाली बात क्या है? अच्छा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कौन से लैटिट्यूड पे पड़ता है? तो वो पड़ता है आपका 23.5 ऑफ नॉर्थ। ठीक है। अच्छा, और इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से रिलेटेड हमें एक बात ये भी पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो, उसे कौन सी रिवर, एक रिवर है जिसका नाम क्या है, माही रिवर जो है, इंडिया की एकमात्र रिवर है जो क्या करती है आपका, 2 बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्रॉस करती है। ठीक है। माही रिवर कहाँ से निकलती है बच्चों? माही रिवर निकलती है अरावली रेंज से, राजस्थान के अंदर। ठीक है। अच्छा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से रिलेटेड और कोई बात जो आपको याद होनी चाहिए? बोलो भाई। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से रिलेटेड और कोई बात? अच्छा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे जितना एरिया है उसी को हम क्या बोलते हैं? टॉरिड जोन। यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न मिलके बनाता है टॉरिड जोन, या जिसे सब ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं। अच्छा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जो लोग वो रहते हैं उनके लिए समर सॉलिसिट्स कब पड़ता है? 21 जून को। यानी इंडिया में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। क्लियर है बात यहाँ पर? बोलो भाई, यहां तक कोई इशू? एक और बात बताऊं मैं आपको, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं। वेस्ट बंगाल से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या करता है? 2 बार काटता है। याद रखना ये बात। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वेस्ट बंगाल को 2 बार कट डाउन करता है, याद रखना प्लीज। ठीक है। अच्छा, बिहार के अंदर नेशनल पार्क कौन सा है? बताओ भाई, नेशनल पार्क कौन सा है बिहार में? बोलो जरा। वाल्मीकि। याद रखना, वाल्मीकि नेशनल पार्क एकमात्र नेशनल पार्क है। और ये कहाँ पड़ता है पता है? डिस्ट्रिक्ट का नाम है चंपारण डिस्ट्रिक्ट। कुछ याद आ रहा है चंपारण डिस्ट्रिक्ट से? क्या हुआ था चंपारण में? 1917 में पहली बार महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह है चंपारण में। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अच्छा, क्वेश्चन पूछा है कि फेमस पेंटिंग फाउंड इन द विच डिस्ट्रिक्ट। तो आपको पता है एक ही फेमस पेंटिंग है जो मिलती है, बहुत ही ज्यादा फेमस है, कौन सी आपकी? मधुबनी। अच्छा, मधुबनी पेंटिंग है। अब मधुबनी में कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज होते हैं मधुबनी बनाने के लिए?
देखो नेपाल के साइड में भी चलती है। बेसिकली मोस्टली मधुबनी जो है वो मिथिला वाला रीजन जो होता है ना, उसके सिनारियो में। ठीक है। अच्छा, इस फॉर्म में क्या होता है भाई, कौन सा इंग्रेडिएंट यूज होता है? तो एक तो कलर के लिए ये लोग क्या यूज करते हैं नेचुरली, जैसे टर्मरिक यूज करा, राइस यूज करते, राइस का पेस्ट यूज करते, ध्यान रखना ये बात। इंडिगो कलर यूज करते हैं। ठीक है, फ्लावर्स का यूज करते हैं। ठीक है। और इसे मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग भी दिया गया है, ये भी ध्यान रखना। किस पर बनता है? ये क्लोथ्स के ऊपर बनता है, कपड़े के ऊपर। ठीक है। अच्छा, इसकी बड़ी फेमस जो आर्टिस्ट है उसमें सीता देवी का नाम है। गंगा देवी भी है क्या, उनका भी नाम है। ठीक है। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ प्लीज। बोलो भाई, किसी को यहाँ पर कोई डाउट? नो सर। अच्छा, सेंथल रिवॉल्ट कब हुआ था? देखो, एक ट्राइबनल रिवॉल्ट है जो आपका कहाँ पर, पहले सेंथल जो थे वो वेस्ट बिहार उड़ीसा वाले पार्ट में पड़ते थे, आजकल झारखंड वाला एरिया पड़ता है। ठीक है। और सेंथल रिवॉल्ट हुआ था 1855 टू 56 के बीच में। याद रखना, ये फार्मर कम्युनिटी थी। और जब जमींदारों ने और ब्रिटिशर्स ऑफिशियल ने जब इनको एक्सप्लॉइट करना शुरू करा, तब इन लोगों ने भाई क्या करा, लड़ना शुरू करा। और याद रखना, इनके बड़े जो नाम है वो हैं कौन आपके, एक है सिंधु मुर्म, और दूसरा नाम है कन्हू मुर्मुर। आपने किसी और के सरनेम में भी देखा होगा ये मुर्मुर, किसके सरनेम में है? द्रौपदी। द्रौपदी। तो द्रौपदी भी कौन से ट्राइब से बिलोंग करती हैं? संथल। संथाल ट्राइब। क्लियर है बात यहाँ पर? अच्छा, सिंधु को मार दिया गया था 1855 में, और कन्नू को कैप्चर कर लिया गया था 1856 में। अब ऐसा नहीं है कि ऐसा पहला ही रिवॉल्ट है, तो ऐसे बहुत सारे रिवॉल्ट्स हैं जो क्या है भाई आपके किए गए इंडिया के अंदर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक दो और नाम बताता हूँ। एक आपका सन्यासी है, ये हुआ था आपका 1770 से लेकर के और 1820 के बीच में। उसके बाद आपका एक रिवॉल्ट है, फेमस रिवॉल्ट बता रहा हूं मैं आपको, एक रिवॉल्ट है पाइका, और ये हुआ था 1817 में उड़ीसा के अंदर। उसके बाद आपका एक रिवॉल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोफ्ला या मोल्फा। ये हुआ था 1834 से 1854 में, केरला में। ठीक है। तो ये दो चार अच्छे रिवॉल्ट। एक एक और है असम के पास हुआ था जिसका नाम है अहोम रिवॉल्ट। ये हुआ था 1824 में, सॉरी 1828 में। ठीक है बॉस, कोई दिक्कत? अच्छा, याद आता है यहाँ से, आज याद रखना, आज इंटरनेशनल टाइगर डे है, 29 तारीख है आज। इस क्वेश्चन का आंसर करो भाई जरा, जिसकी पॉलिटी अच्छी है, करो आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है कि जब हम रेक्टिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो लेजिस्लेचर में कब लेजिस्लेचर से भी माना जाता है, पूछा जाता है। मतलब वो कौन सी कंडीशन है जहाँ पे लेजिस्लेचर को भी कहा जाता है भाई आप पार्टिसिपेट करो अमेंडमेंट में, जरा पहले बताओ। तीनों सही है सर। समझो तुम
से सिर्फ फोर्थ ऑप्शन गलत है। देखो भाई, जब भी हम अबॉलिश ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करते हैं तो याद रखना ये आपका आर्टिकल लाया करता है कौन सा, आर्टिकल 169, जो ये पावर देता है कि द पार्लियामेंट विद द कंसेंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कैन चेंज द, क्या आपका, क्या कर सकता है भाई आपका, अमेंडमेंट कर सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे। एक तो बात आर्टिकल ये हो जाती है, दूसरा सेवन शेड्यूल में अगर आप कोई चेंज कर रहे हो जो कि किस चीज से रिलेटेड होता है आपका, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और किससे, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और दोनों मिलके जो बनाते हैं उसे बोलते हैं हम कॉन्करेंट लिस्ट। तो इसमें अगर कोई चेंज कर रहा है तो स्टेट से पूछना पड़ेगा, अगर पार्लियामेंट में स्टेट के रिप्रेजेंटेशन में चेंज कर रहे हो तो पूछना पड़ेगा, और इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में चेंज कर रहे हो तो आपको पूछना पड़ेगा। सो इसका करेक्ट आंसर होगा 1, 2 एंड 3। अच्छा, यहीं पर बात आ जाती है बच्चों, बता दो फिर यहीं पे फटाफट से, अमेंडमेंट जो है वो कौन से आर्टिकल में लाया करता है, आर्टिकल कौन सा है, 368, और पार्ट कौन सा है, बोलो भाई, कौन से पार्ट में लाया करता है। 20। ओके, और आपका कौन से देश से ढाया है, किस देश से बोरो करा है भाई, तो जिस देश से बोरो करा है उसका नाम है अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से हमने अमेंडमेंट के प्रोसेस को बोरो करा है। याद रखना, अमेंडमेंट में वीटो पावर यूज नहीं होती है, अमेंडमेंट में जॉइंट बिल भी नहीं ला सकते, सॉरी जॉइंट सिटिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है इन अमेंडमेंट। और जॉइंट सिटिंग कौन से आर्टिकल में आता है भाई, आर्टिकल 108 में आपका जॉइंट सिटिंग आता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बताओ जरा। क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि टोटल डिपॉजिट दैट कमर्शियल बैंक मस्ट कीप विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कैश जो, रिजर्व रेशियो। क्या कहता है, कैश रिजर्व रेशियो। और जो पैसा इन्हें अपने पास रखना है उसे क्या बोलेंगे, जो बैंक को क्या करना है, बैंक अपने पास रिजर्व में रखता है, क्या करके रखना होता है, रिजर्व करके रखना होता है अपने पास, तो वो आपका कहलाता है क्या बच्चों, एसएलआर। कोई दिक्कत यहाँ पे, बोलो भाई। और ये जो टेक्निक है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या बच्चों, मॉनेटरी पॉलिसी, जिसे कौन बनाता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसमें कितने मेंबर होते हैं, 6 मेंबर, चेयरमैन कौन होता है इसका, आरबीआई का गवर्नर। अच्छा, आरबीआई की स्टेब्लिशमेंट कब हुई, 1 जनवरी, सॉरी 1 अप्रैल 1935 में, और रिकमेंडेशन करी थी हिल्टन यंग कमीशन ने। कोई दिक्कत यहां तक, अगला क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 6 कि 19 दादाभाई नेहरू जी। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल किसने, दादाभाई नौरोजी। दादा भाई नारोजी ने। और याद रखना, पॉवर्टी को मेजर करने के लिए एक तरीका यूज करा जाता है, बोलते हैं हेड काउंट रेशियो। और इसी बुक के अंदर दादा भाई नारोजी ने बात करी थी किसके बारे में, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के बारे में, जिसमें ये बताया गया था कि बॉस पैसा जो है वो क्या हो रहा है, वो ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ से लेके जा रहे हैं हमें एक्सप्लॉइट करते हुए। ठीक है, आगे चलो, ये बताओ, जिल्ले इलाही पहली बार किसने यूज करा था, अकबर। अकबर ने जिले इलाही यूज करा था। करो भाई आंसर करो।
बालबन ने की थी ना सर। बलबन नहीं करा था? अच्छा। और कोई भाई अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहता हो, कंट्रीब्यूट करना चाहता हो, प्लीज? चलें। देखो भाई, नहीं पता, देखो जिल्ले इलाही का मतलब होता है द शैडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ। ठीक है, ध्यान से सुनना कि जिसने इसको सबसे पहले यूज करा था, ठीक है, अगर ये पूछ रहा होता कि मुगलों में किसने यूज करा सबसे पहले, तो नाम आता क्या आपका? क्या? अकबर। द वेरी फर्स्ट पर्सन जिसने मुगलों में यूज करा है। फिर से सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं। मुगलों में इस टाइटल को सबसे पहले यूज करने वाला जो पर्सन था वो था कौन आपका? अकबर। ठीक है, अकबर वॉज द वेरी फर्स्ट पर्सन जिसने ये यूज करा था। बट ये मुगलों में नहीं पूछ रहा है, बोला ओवरऑल किसने सबसे पहले इसको यूज करा। तो इसको सबसे पहले यूज करा किसने? बलबन ने। बलबन ने इसको सबसे पहले यूज करा था। बलबन का कहना था कि भाई मेरे से बड़ा कोई नहीं है, और इसी वजह से वो क्या लेकर के आया था, एक आयरन एंड रॉड पॉलिसी, आयरन और ब्लड पॉलिसी लेके आया था। और याद करो तुम लोग, एक चीज और लेके आया था बलबन, कौन सा? क्या कहते हैं उसको? याद आ रहा है? सजदा और क्या भाई? फाइबोस। हाँ, सजदा और पैरदोस। कि भाई आप मेरे सामने झुकोगे भी, और झुकना पड़ेगा, क्योंकि भाई मैं तो हूं क्या, खतरनाक रूलर। हमसे कोई पंगा नहीं ले सकता, हमारा तो मतलब इज्जत ही बहुत ज्यादा है, भगवान के बराबर के आदमी है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अब इसमें कुछ बातें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है, जैसे कि दिल्ली सल्तनत का ऑर्डर क्या है, जरा बताओ मुझे फटाफट से। दिल्ली सल्तनत का ऑर्डर क्या है भाई? सबसे पहले आती है आपकी स्लेव, उसके बाद कौन आते हैं आपके? खिलजी। उसके बाद आते हैं कौन आपके? तुगलक। उसके बाद कौन आते हैं आपके? सैयद। और उसके बाद आते हैं आपके लोधी। अब यहाँ क्वेश्चन आता है, सबसे कम समय कौन सी डायनेस्टी ने बिताया? सबसे छोटा टेन्योर किस डायनेस्टी का था? तो याद ना, शॉर्टेस्ट किसका था? किसका था भाई? खिलजियों का। और लॉन्गेस्ट टेन्योर किसका रहा है? तुगलक। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना, ये सारी की सारी डायनेस्टीज जो हैं ये कहाँ की हैं? तुर्की की। पर लोधी जो है वो कहाँ के हैं? खान। अफगान। लोधी डायनेस्टी के फाउंडर का नाम क्या है? बहलोल लोधी। सैयद डायनेस्टी के फाउंडर का नाम क्या है? खिज्र खान। तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर का नाम क्या है? गयासुद्दीन तुगलक। खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर का नाम क्या है? जलालुद्दीन खिलजी। और आपकी स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर का नाम क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का फाउंडर कौन है? इल्तुमिश। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछो। नो सर। मंगोलों ने किसके टाइम पर हमला करा था? मंगोलों में चंगेज खान ने किसके टाइम पर हमला करा था? बोलो बोलो बोलो। याद रखना, इल्तुमिश के टाइम पर मंगोलों ने क्या करा था? हमला करा था। ठीक है, तैमूर ने किसके टाइम पर हमला करा था? खिज्र डायनेस्टी के टाइम पर तैमूर ने हमला करा था। ठीक है भाई। किसको अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा जाता है? किसको अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा जाता है भाई? अलाउद्दीन खिलजी को। 1000 दिनारी किसे कहा गया है?
मलिक गफूर को। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? अच्छा, टोकन करेंसी किसने सबसे पहले चलाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। बेवकूफ किसे कहा गया पढ़ा लिखा? मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर ही क्या करा गया था आपका? विजयनगर साम्राज्य को स्टेब्लिश करा गया था। ठीक है, लोधी डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन है? इब्राहिम लोधी। किसने हराया? बाबर ने। बाबर कहाँ से आया? फरगना से। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ भाई। नो सर। दीवाने वजीहत या वजरीहत किस चीज को दिखाता है? तो दीवाने वजरीहत दिखाता है फाइनेंस डिपार्टमेंट को। ऐसे ही दीवाने अर्ज किसको दिखाता है? मिलिट्री डिपार्टमेंट को। ऐसे ही दीवाने रिसलत किसको दिखाता है आपका? रिलीजियस अफेयर को। दीवाने इंसान किसे दिखाता है? स्टेट कॉरपोरेशन को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सर एक क्वेश्चन है। यस। अकबरनामा की 3 वॉल्यूम्स है ना, तो क्या? वो हर वॉल्यूम का मतलब किसी किसी पे बेस्ड है, जैसे थर्ड वॉल्यूम एडमिनिस्ट्रेशन पे बेस्ड है। हम्म वैसे फर्स्ट और सेकंड बता दो किस पे बेस्ड है। अकबरनामा जो है, पहले तो ये बताओ मुझे कि लिखी किसने है। ये तो मैं बता दूंगा। अब क्वेश्चन है तो क्वेश्चन और मेरा भी बताओ पहले। अबुल फैजल शायद। बिल्कुल, वेरी गुड। तो फर्स्ट, जब तुमने आंसर दिया तो अब आंसर सुन लो। फर्स्ट वॉल्यूम है वो, आपका बेस है किस चीज के ऊपर? जेनेरोलॉजी के ऊपर, कि हम कहाँ से आए हैं, एंसेस्टर्स के ऊपर कुल मिला के। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कि मतलब हमारी पैदावार कहाँ की है। ठीक है। और ओके। सेकंड वॉल्यूम के अंदर हमने बात करी है अकबर के क्या, रिज्म के ऊपर, कि भाई उसकी मिलिट्री कैंपेन क्या क्या हुई थी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था, एंड सो ऑन सो फार। ठीक है। और थर्ड वॉल्यूम के अंदर है आईने अकबरी, इंस्टीट्यूशन ऑफ अकबर के बारे में। क्लियर है बात यहाँ पर? जिसके अंदर रेवेन्यू, मिलिट्री, लॉ, कस्टम, रेगुलेशन, इन सबको क्या करा गया है? नरेट करा गया है। ठीक। अच्छा सर, थर्ड एडमिनिस्ट्रेशन पे नहीं है, सेकंड है उस पे। क्या? सेकंड वॉल्यूम एडमिनिस्ट्रेशन पे है। नहीं, सेकेंड वॉल्यूम के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, उसके पूरे पूरे टाइम पीरियड को दिखाया गया है कि उसने 1956 से लेकर के और टिल हिज लाइफ डेथ तक उसने क्या क्या करा। तो उसमें मिलिट्री कैंपेन भी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी है, पॉलिटिकल डिप्लोमेसी भी है, कल्चर भी है, कोर्ट लाइफ भी है। क्लियर है बात यहाँ पर? जबकि ओके सर। थर्ड के अंदर आईने अकबरी के अंदर जो बातें हैं, डिटेल रिकॉर्ड दे रखा है कल्चर का, एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, चले आगे। और कोई डाउट सानिया? नो सर। सर आगे। आपने क्या बताया था लोधी डायनेस्टी का जो आपने लिखा है आगे? मैंने तो कुछ भी नहीं लिखा, मैं बोल रहा था हाँ, स्लेव डायनेस्टी, खिज्र, सैयद, खिलजी, ये सारे के सारे जो हैं ये तुर्की से आए थे। बट लोधी डायनेस्टी जो है वो अफगान की डायनेस्टी है। कोई डाउट? चले आगे। नो सर। सो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दो फटाफट से। कि स्पीकर क्या एंजॉय करता है? द राइट टू वोट ओनली इन केस ऑफ अ टाई। इसी को कास्टिंग वोट कहते हैं। पर याद रखो, अगर स्पीकर के ऊपर इम्पीचमेंट चल रहा है, यानी स्पीकर को रिमूवल प्रोसेस चल रहा है, तो फिर वो अपनी कास्टिंग वोट पावर को यूज नहीं कर सकता है। स्पीकर के पास एक और पावर है कि जॉइंट सिटिंग के हेड भी स्पीकर ही होता है। और स्पीकर के ऊपर एक पास और एक पावर एक्स्ट्रा, वो ये है कि कोई बिल, मनी बिल है या नहीं, इसका फाइनल डिसीजन कौन लेता है? स्पीकर लेता है। स्पीकर जब तक नहीं अपॉइंट होता है तब तक एक टेम्पररी स्पीकर अपॉइंट किया जाता है, जिसको बोला जाता है प्रो टर्म स्पीकर। और ये बात भी ध्यान रखना कि स्पीकर जो है वो तो स्पीकर ही है। तो मैं क्या बोल रहा था, और हाँ, स्पीकर जो है उसका इलेक्शन की जो डेट होती है वो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, और वो अपने मेंबर्स के बीच में से ही चुना जाता है। आगे चलो, अब पर उसकी कोई सेपरेट ओथ नहीं होती, क्योंकि वो एज ए मेंबर पहले ही ओथ ले चुका होता है। ओल्डेस्ट माउंटेन, ओल्डेस्ट मतलब बहुत ज्यादा पुराना, मतलब धरती से भी पुराना माउंटेन कौन सा है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के ऊपर? बताओ बच्चों। द फर्स्ट ऑप्शन। वेरी गुड, गलत है। याद है ना, एडीज माउंटेन जो है
वो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे सबसे पुराने माउंटेन में से एक है। ठीक है, याद रखो। चलो आ जाओ इधर देखो, ये दिख रहा है क्या सभी को? विजिबल है क्या? हेलो, हाँ। दिख रहा है क्या? यस सर। देखो भाई बच्चों, अभी अपन जो बात करने जा रहे हैं बहुत ही गहरी बात है, क्योंकि पहाड़ों के ऊपर की बात है। तो ध्यान से सुनना। अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, साउथ अफ्रीका कंट्री है, और आपको एक माउंटेन देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं हम लोग बैरबेटॉन ग्रीनस्टोन बेल्ट। याद रखना, ये दुनिया का सबसे पुराने माउंटेन्स में से एक है। ऐसे ही आपका ईशू माउंटेन है एक, जो ग्रीनलैंड के पास पड़ता है, कंट्री ग्रीनलैंड है, और नॉर्थ अमेरिका पे पड़ता है। एशिया का सबसे पुराना माउंटेन कौन है आपको पता ही है। कौन सा भाई आपका? अरावली। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर आप एक लिस्ट देख रहे होगे, मैं लिस्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, चेक कर लेना। मैं आपको यहाँ पे लिस्ट दिख रही है, जैसे कि आपका मैकडोनल्ड रेंज जो है वो कहाँ पर पड़ती है? यूके के अंदर। ठीक है, वो तो ऐसे भी लगा लोगे, मैकडोनल्ड मैकडोनल्ड, समझ में आ रही है। हिंदू कुश जो है वो अफगानिस्तान पाकिस्तान में पड़ती है, एशिया के अंदर, इसी की वजह से नाम हिंदू आया है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या कहते हैं, ईशू एक माउंटेन है, ग्रीनलैंड बताया मैंने तुम लोगों को। एल्प्स हो गया, एल्प्स कहाँ पर पड़ता है आपका? तो एल्प्स पड़ेगा आपका यूरोप के अंदर, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया के अंदर। ठीक है, एडिस माउंटेन जो है अर्जेंटीना, चिले, पेरू के अंदर, साउथ अमेरिका के अंदर आता है। ठीक है, तो ये माउंटेन रेंज है, एक बार इन्हें चेक कर लेना, जिससे आपको पेपर में क्वेश्चन आए तो आप क्लियर रहो कि हाँ भाई मैंने पढ़ा है। आगे चले नेक्स्ट, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये काफी खतरनाक हो सकता है आपके लिए। ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 और 11 का आंसर दो। विच वन इज नॉट द इलेक्टो भाई बताओ, इलेक्शन कॉलेज जो बनता है प्रेसिडेंट का, उसमें कौन खास करके इम्पीचमेंट में तो नहीं आते? एक मिनट, फॉर द बट नॉट फॉर्म द, हाँ ठीक है, इम्पीचमेंट में नहीं आते हैं बट इलेक्शन में आते हैं। बताओ कौन है भाई? हम्म, क्वेश्चन समझ में आया? फिर से रिपीट करूं? सर ऑप्शन बी। वेट है मेरे लाल, बिल्कुल सही जवाब। ध्यान दो, स्टेट लेजिस्लेचर यानी कुल मिला के सिंपल भाषा में बोले तो एमएलए, एमएलए जो है वो इलेक्शन में तो आते हैं, शादी में तो बुलाते हैं पर डिवोर्स में नहीं बुलाते इनको। ठीक है ना, तो जब इम्पीचमेंट चलता है तब नहीं बुलाते। इम्पीचमेंट कौन से आर्टिकल में बच्चों? आर्टिकल 61 में। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, जब इम्पीचमेंट होता है तो नॉमिनेटेड मेंबर भी पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि वो इलेक्शन के टाइम पे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। बिस्रो मुंडो, यो बताओ भाई, कौन से रिवॉल्ट में, कहां पर इनका रिवॉल्ट हुआ था जिसमें इन्होंने पार्टिसिपेट करा था? रांची। बिस्रो मुंडे के रिवॉल्ट का नाम क्या है? उलगुलान हाँ शायद। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। ठीक है, और ये आपका कहाँ पर हुआ था? ये आजकल के टाइम पे तो झारखंड वाला एरिया पड़ता है ना। छोटा नागपुर में हुआ था ना। हाँ, छोटा नागपुर प्लेटू के पास, यस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रांची तो नहीं होगा। बिलाल होगा, रांची होगा, बिलाल होगा। रांची। रांची। पक्का? रांची, आंची। ठीक सर है, वो सिंघम पड़ा था ना, इसलिए थोड़ा वो रांची के आसपास ही है। वेरी गुड, तुम्हें याद है, ये कम बड़ी बात है। चंपारण सत्याग्रह देखो भाई, महात्मा गांधी। तो ये तो मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, अभी यहाँ देखो जरा तुम लोग, बड़ी बात मैं तुम्हें यहाँ दिखाता हूँ। वैसे तो मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा ही पढ़ा रहा हूँ, ज्यादा पढ़ जाओगे कहीं दिमाग उमाग खराब हो गया तुम लोगों का फिर। यार, यहाँ देखो थोड़ा सा गांधी जी के बारे में। गांधी ब्रो, कहाँ है हमारे गांधी जी? गांधी जी ब्रो, गांधी जी कहाँ है आप? यस, तो फटाफट से देखेंगे, 5 मिनट में, 7 मिनट की बात है वैसे। देखो,
2.5-3 घंटे मैंने पढ़ाए हैं, तब जाकर के इतने बने थे। तुम लोगों में 5 मिनट में पढ़ा दूंगा, यही टैलेंट है। देखो इधर, अगर तुम्हें दिख रहा है तो महात्मा गांधी का एरा डिसाइड होता है 1917 से लेकर के और 1925 तक गांधी एरा कंसिडर करते हैं। गांधी जी के गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले। 2 अक्टूबर 1869 को जन्मदिन है इनका। 30 जनवरी को इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है। हरिजन 1932 में, यंग इंडिया 1919 में, इंडियन ओपिनियन 1903 में, हिंद स्वराज 1909 में, इंडिया इन माई ड्रीम्स। दीज आर द बुक्स एंड न्यूज़पेपर विच पब्लिश्ड बाय गांधी जी। गांधी जी ने 1925 में लिखा माय एक्सपेरिमेंट विद सच्चाई। 1904 में इन्होंने फीनिक्स, 1906 में इन्होंने पहला सत्याग्रह करा और 1908 में इनको जेल भेजा गया। साउथ अफ्रीका में पहली बार जेल गए। टॉल्स्टॉय फॉर्म डाला इन्होंने 1910 के अंदर। पहली बार पब्लिक में दिखे थे 1916 में बीएचयू में। 1915 में गांधी जी वापस आए थे। ठीक है जी। उसके बाद गांधी जी की बात करें तो गांधी जी के 3 बड़े कैंपेन है जो मतलब बैक टू बैक हर बॉल पे छक्का मारा गांधी जी ने। वो था 1917 में चंपारण सत्याग्रह, जहां पे 3/20 लैंड टैक्स लग रहा था, जिसको तिलहन या तिलहटन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, मैं अगर गलत प्रोनाउंशिएट कर रहा हूं तो ठीक है। और उसके बाद इन्होंने जाके वहां पर भाई साहब बिल्कुल मतलब धुआं धुआं कर दिया। फिर उसके बाद दूसरी टाइम पहुंचे कहां पर, ये अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। वहां पे जाके इन्होंने बोला कि 35% हाइक चाहिए था वेजेस में। वहां पे इन्होंने बोला कि मैं भूखा मर जाऊंगा अगर भाई साहब तुमने मेरे को पैसे नहीं बढ़ाए तो लोगों के। अहमदाबाद के मिल स्ट्राइकर डर गए, बोले गांधी जी को देख के डर गए, बोले डर गए तो पैसा बढ़ाओ। फिर बढ़ाया पैसा भाई। चौथे दिन स्ट्राइक में ही इन्होंने मिल वर्कर्स की मांग को पूरा कर लिया। और उसके बाद पहुंचे खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह में क्रॉप्स फेल हो गई थी और गांधी जी भाई बैठ गए कि नहीं पैसा देंगे तो नहीं देंगे। जब क्रॉप ही नहीं हुई तो टैक्स किस बात का दे। और फाइनली ये जीत जाते हैं। और याद रखना खेड़ा सत्याग्रह में ही इनको मिलते हैं वल्लभ भाई पटेल। ठीक है जी। कोई दिक्कत है क्या इस बात में? ठीक है। 1917 में ही गांधी जी ने क्या करा है भाई, साबरमती आश्रम बनाया था अहमदाबाद में। याद रखना अहमदाबाद शहर साबरमती रिवर के किनारे है। साबरमती रिवर जो है वो अरावली हिल से निकलती है जो कि राजस्थान में है, और इसका पानी जाके गिरता कहाँ पे, अरेबियन सी में। साबरमती से ही शुरू करके गांधी जी दांडी मार्च यात्रा करते हैं 1930 में, जहां पे सॉल्ट लॉ ब्रेक करते हैं। 12 मार्च को ये शुरू होता है, 6 अप्रैल को खत्म होता है। 24 दिन की यात्रा, 390 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। और जिसकी वजह से फिर इनको जेल हो जाती है। ठीक है। और गांधी जी कितने लोगों के साथ लेकर के चले थे अपने, 78 लोगों को साथ लेके चले थे। औरतों को साथ लेके नहीं चले थे। पर एक मैडम है जिन्होंने बोला नहीं, औरतों को भी साथ लेके चलना चाहिए। फिर सरोजिनी नायडू ने अपना पर्सनली शुरू करा सत्याग्रह, जो कि मोटिवेटेड था किससे, महात्मा गांधी जी से। और इसे बोला जाता है दर्शना सॉल्ट वर्कर्स को लेकर के गई थी। सरोजिनी नायडू ही फर्स्ट वुमेन है इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनने वाली, इंडियन। दूसरा, ये फर्स्ट यूपी की गवर्नर बनी थी 1947 में। इन्हीं को नाइट एंगल भी कहा जाता है, याद रखना प्लीज। और बात याद रखना, इन्हीं की एक बुक है बर्ड्स ऑफ माय टाइम, ब्रोकन विंग्स और गोल्डन थ्रेशोल्ड। ये भी सरोजिनी नायडू की ही किताबें हैं। ठीक है। बाबा की देखो बहुत कुछ है पढ़ाने के लिए, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, पर ये नहीं पढ़ाऊंगा। चलो आगे। डन? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछो। अपन कौन कौन सी बात और याद रख सकते हैं, देखो जवाहरलाल नेहरू, नेहरू से आपको 2 बातें याद रखनी है कि एक तो 1929 वाला आपको पता ही होगा, लाहौर सेशन। और इन्हीं के पापा 1923 में क्या बनाते हैं, आपका स्वराज पार्टी। और 1928 में इन्हीं के पापा क्या लेकर के आते हैं, नेहरू रिपोर्ट। ये भी ध्यान रखना। इवेंचुअली जवाहरलाल नेहरू ना ऑल इंडिया कांग्रेस यूथ कांग्रेस कमेटी के भी क्या रहे हैं, प्रेसिडेंट रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज को क्या करा था भाई, आपका स्टैब्लिश करा था। सरदार पटेल, सरदार पटेल को सरदार का जो टाइटल है ना ये दिया बरदौली की औरतों ने 1928 में बरदौली सत्याग्रह में। महात्मा गांधी को महात्मा कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है जी। क्या इस सर बात में हाँ जी बेटे। सर ये आजाद हिंद फौज तो राज बिहारी बोस ने नहीं ऑर्गेनाइज करी थी। यस वेरी गुड।
ये तो भी सर अच्छा, आपने सुभाष चंद्र बोस की बोली। पेपर में यही आता है। ठीक है, बेसिकली जब आप पढ़ते हो ना, तो बेसिकली इसको ये भी नहीं कहोगे, वैसे तो इसको सबसे पहले फाउंड जो करा था ना किसने, आजाद हिंद फौज को, जो मेन फाउंडर हैं वो कौन है पता है आपके? वो हैं आपके मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह। ठीक है, बट इस कैंपेन को आगे लेकर के कौन गए? सुभाष चंद्र बोस। तो नॉर्मली सुभाष चंद्र बोस के नाम से ही याद रह जाता है, तो वही गलती मेरे से भी हुई है, एक्सट्रीमली सॉरी, माफ कर दो शक्तिमान। कोई नहीं सर। ठीक है, अब आप मुझे बता दो फॉरवर्ड ब्लॉक कब स्टैब्लिश हुआ था? ऐसे कैसे? फॉरवर्ड ब्लॉक तो सुभाष चंद्र बोस ने फाउंड करा है ना, कब? अब बताओगे? सर 1939 या 40 में किया था आई थिंक। वो 45 ऑप्शन में तो किया चार था। ऑप्शन पेपर में आते हैं। 1945। हाँ, अब देखो तीन हो गए, 1945, 1939, 1940। देखो आप एक और ऑप्शन दे दो, फिर अपन चार ऑप्शन बना लेंगे, अब इसके बाद आंसर में से ऑप्शन ढूंढेंगे, ये टैलेंट हमारा ही है। सर 39 होगा। इसका सही आंसर है 39, 1939 जो है वो सही आंसर है। बस ऐसा नहीं है, मैंने जय ने मुझसे दोबारा पूछा, मैंने इसलिए जय से क्वेश्चन पूछा, क्योंकि इससे अब सुभाष चंद्र बोस की बात हुई तो इससे एक बात और रह जाती है, फॉरवर्ड ब्लॉक के ऊपर क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे फिर से उसे बता दिया। ठीक है, 3 मई को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्टैब्लिशमेंट हुई थी। ये जो लोग लेट आए हैं, हेलो, कौन कौन अभी अभी आया क्लास में? बताओ बताओ भाई, वैसे पता चल जाएगा, मैं चैट में देख के भी बता सकता हूँ किस किस ने भी ज्वाइन करा है, वो बताते रहता है चैट। विकास, नदीम, क्यों आए हो भाई? अब क्यों आए हो 5 मिनट पहले क्लास में? अब क्या मिल जाना है क्लास में आगे? और कीर्ति, नदीम और विकास, नदीम और विकास से पूछ रहा हूं मैं, नदीम और विकास भाई, इतनी जल्दी कैसे क्लास में आ गए आप? आप नहीं बोलोगे? अरे कोई नहीं, रिमूव करने का ऑप्शन होता है, कोई टेंशन क्यों ले रहे हो? ये देखो, रिमूव नदीम सर लिंक का पता नहीं चला था। और विकास, विकास 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 विकास। जवाब नहीं दोगे तो मैं रिमूव कर दूंगा ना। ये देखो हो गए 2 लोग रिमूव, सबमिट कर दिए। ऑफलाइन और ऑनलाइन में एक बड़ा फायदा है, ऑफलाइन में बहुत सारी कंट्रोल आपके हाथ में है। ऑफलाइन में किसी बच्चे को भगाओ, वो ऐसे अकड़ के देखता है, ऐसे निकाल दो क्या हमें। यहाँ कितना सिंपल है। चलो भाई, कोई बात नहीं कीर्ति जी, आपको लिंक नहीं दिखा हमें कोई मतलब ही नहीं, अब तो हम खुद ही जा रहे हैं 15 मिनट बाद, 10 मिनट बाद। तो देखो भाई बच्चों, टाइम इमरजेंसी, हाँ भाई बताओ बच्चों, इमरजेंसी कहाँ से उठाई गई है? 352। इमरजेंसी 352 से उठाई गई है, वेरी गुड। मैं बोलिए, क्वेश्चन कोई कुछ भी पूछे, मैं तो अपना आंसर रट के आई हूँ, वही बोलूंगी। सर वो तो मैं इसका आंसर बता रही हूँ ना। मैंने पूछा क्या यामिनी? क्या पूछा है सर आपने? क्या पूछा मैंने कि इमरजेंसी कहाँ से ली गई है? सर वहां से जर्मनी। है, वहां गवर्नमेंट से? ऑफ इंडिया एक्ट। जर्मनी। जय वहां से ली? गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। नहीं, जय वहां से तो नहीं ली गई, वहां का भी सर वो देश नहीं आया अभी। अच्छा ध्यान रखना, या तो आपको जर्मनी दिखेगा, या फिर आपको लिखा हुआ मिलेगा क्या, वेमर कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर आपको देखने को मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सर जर्मनी से तो वो था ना, सस्पेंशन था ना, ड्यूरिंग सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग अरे इमरजेंसी। नहीं भाई साहब, वो तो है ही है, ये पेपर में कई बार दिखता है ऐसे भी क्वेश्चन।
पर जब अगर आपको सिर्फ जर्मनी दिखे तो जर्मनी टिक कर देना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट दिखे तो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट टिक कर देना। जर्मनी से एक प्रोविजन स्पेशली और जोड़ा गया कि हम फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकते हैं, कब? ड्यूरिंग इमरजेंसी। पर कौन कौन से को नहीं कर सकते बच्चों? 20 और 21 को क्या नहीं कर सकते हम लोग? खत्म नहीं कर सकते। आर्टिकल 13 कौन सा आपका 352 जो है वो बात करता है किस बारे में? आपके इमरजेंसी से रिलेटेड बात करता है, ठीक है? नेशनल। ठीक है, नहीं ओवरऑल हम जो इमरजेंसी जब भी, अब यहाँ पे इसने बोला नहीं है कि कौन सी इमरजेंसी की बात कर रहा है, तो हम अभी जो पढ़ते हैं वो क्या है, क्योंकि हम कहाँ से कहाँ तक पढ़ते हैं? 352 से लेकर के और 60। 360 तक। तो क्योंकि इसके अंदर मेंशन नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ 352 को ही क्या कर रहे हैं, आप मेंशन कर रहे हैं। किसी को यहाँ पर कोई डाउट? आगे चलो। सही है भाई, क्लास रिकॉर्ड होती है, वरना बच्चे बोलते हैं पता नहीं मैंने क्या बोल दिया। आर्टिफिशियल पोर्ट, आर्टिफिशियल पोर्ट क्या कहता है भाई आपका? कौन सा इसमें से आर्टिफिशियल पोर्ट है? तो ध्यान से चेन्नई। सुनना पहले। गलत है, मुंबई आर्टिफिशियल पोर्ट है, ठीक है? याद रखना प्लीज, आर्टिफिशियल पोर्ट वो पोर्ट होते हैं जो क्या बात करता है, जो बात करता है आपका किस बारे में, जिसको मैन मेड बनाया गया है, सर ठीक वो है? नेचुरल डीप वाटर पोर्ट्स नहीं है, मतलब मुंबई नेचुरल डीप वाटर पोर्ट नहीं होगा? नहीं, सर आर्टिफिशियल वाला जवाहरलाल नेहरू था ना? बस एक ही आर्टिफिशियल पोर्ट है हमारे पास। नहीं, चेन्नई भी है। ये रे भाई साहब आर्टिफिशियल पोर्ट, चेन्नई, कोलकाता, एलोरा, जवाहरलाल नेहरू, मुंबई पोर्ट, प्रदीपा पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, ये सारे के सारे पोर्ट क्या हैं आपके? आर्टिफिशियल पोर्ट हैं। ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट कौन सा है आपका? चेन्नई, ठीक है? सर तो उस क्वेश्चन का आंसर मुंबई होगा, चेन्नई होगा? अभी आते हैं वापस, टेंशन क्यों ले रहे हो? क्योंकि जब यहाँ पर पेपर में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है आर्टिफिशियल पोर्ट, तो जो इन्होंने आंसर की में मार्क कर रखा था वो इन्होंने क्या मार्क कर रखा था? मुंबई मार्क कर रखा है। चेन्नई मुंबई दोनों ही लगा रहे थे, ठीक हो जाता क्योंकि पेपर में एरर है, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का और लास्ट क्लास है ये, इसके बाद कोई ऑनलाइन क्लास नहीं होगी फ्रॉम माय साइड, ठीक है? चलो, तो अष्ट प्रधान सिस्टम ऑफ मराठा रूलर, अष्ट प्रधान सिस्टम जो है भाई, ये आपका अष्ट प्रधान सिस्टम 8 प्रधानों की बात करता है, मराठा रूलर्स ने बनाया था, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज ने। अब यहां पर आप देख सकते हो, ये रहे वो अष्ट प्रधान, कौन कौन से भाई बच्चों? एक है आपके पेशवा, हाईएस्ट मिनिस्ट्री रैंक दी जाती है, अमात्य फाइनेंस को देखते हैं, और वाजिक नजी जो है वो इंटरनल अफेयर इंटेलिजेंस को देखते हैं। उसके बाद फॉरेन मिनिस्ट्री है सुमंत, ये आपका क्या देखते हैं? फॉरेन अफेयर को देखते हैं। सचिव ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंट और ड्राफ्टिंग रॉयल एडिक्ट को देखते हैं। पंडित रॉय जो हैं वो आपका पीस्ट हैं। और उसके बाद आपका कमांडर इन चीफ किसको दिया गया है? सरे नौबत या सेनापति कहा गया है उसे। और चीफ जस्टिस जो है वो न्यायाधीश को दिया गया है। अब मैच कर लो इसको, बताओ क्या होगा भाई आंसर। यहाँ पे नीचे इसका वो भी है, तुम जो बोलो बच्चों, क्या आंसर होगा भाई? जय, कीर्ति, वैष्णवी, मीनू, आंसर बताओ। बी का सी। डी का सी, ठीक है? तो पहले यहां देख लेते हैं डी का सी कहां दिख रहा है। ये रहा, खत्म बात। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके के क्वेश्चन इस तरीके से भी टैगल हो जाते हैं, इजी, इजी पीजी। ओके, थैंक यू बच्चों फॉर ज्वाइनिंग दिस लवली सेशन। टेक केयर ऑफ सेल्फ, हैव अ गुड डे, बाय। हम तुम